नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको देते चले। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे 2 दिवसीय नैनीताल का दौरा। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। आज शाम 4 बजे देहरादून से हल्द्वानी के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। उसी के साथ शाम 5 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसी के साथ एफटीआई सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। शाम 6 बजे एफटीआई शताब्दी भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत काठगोदाम में रात्रि विश्राम करेंगे। ये पूरा शेड्यूल मुख्यमंत्री का आपको बताते चले। लगातार कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, बैठकें की जाएंगी। उसी के साथ कल सुबह 10 बजे सर्किट हाउस काठगोदाम में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे। कल 11:30 बजे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करेंगे और मुख्यमंत्री इस दौरान मुफ्त विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति आवास, विज्ञान भवन, अतिथि गृह और उसी के साथ बहुउद्देशीय भवन और कर्मचारी आवास का शिलान्यास भी करेंगे। कल दोपहर 12:35 पर हल्द्वानी में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और दोपहर 1:15 पर हल्द्वानी से देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो लगातार ये तमाम मुख्यमंत्री का शेड्यूल आपको बता रहे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे उसको लेकर तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। बताते चले 2 दिवसीय दौरा होगा जिसके दौरान तमाम महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, कार्यक्रम रहेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता चंद्रमोहन से। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चंद्रमोहन। 2 दिन के नैनीताल के दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। जरा पूरा शेड्यूल और पूरे कार्यक्रम बताएं, क्या कुछ इस 2 दिन के दौरे पर रहेगा चंद्रमोहन? जी बिल्कुल, देखिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज शाम को 4 बजे 2 दिवसीय दौरे के लिए नैनीताल निकलेंगे और शाम 5 बजे करीब वो हल्द्वानी पहुंचेंगे। वहां पे जो कार्यकर्ता है पार्टी के, उनके साथ वो जो बैठक है वो मुख्यमंत्री करेंगे। उसके बाद एक जन प्रतिनिधि सम्मेलन भी है, उसमें भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हिस्सा लेंगे और उसके बाद काठगोदाम में रात्रि विश्राम सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का रहेगा। कल भी नैनीताल में ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रहेंगे और कल सुबह काठगोदाम में जिला स्तर की एक बैठक वो करेंगे सर्किट हाउस में, जहां जो जिलाधिकारी से लेकर जिला स्तर के तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके बाद 11:30 बजे वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। कल वहां पे जो प्रशासनिक भवन बनाया गया है उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। उसके बाद उसी दौरान जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बनाया जाएगा मुक्त विश्वविद्यालय का, कुलपति आवास है, विज्ञान भवन है, अतिथि गृह है और भी बहुउद्देशीय बिल्डिंग्स है, उनको बनाया जाएगा। तो उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे और उसके बाद हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो हल्द्वानी से देहरादून के लिए रवाना होंगे। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम नैनीताल दौरा है मुख्यमंत्री का और लगातार वो पिछले दिनों उन्होंने गढ़वाल मंडल के जो जिले हैं चमोली, प्रयाग और उत्तरकाशी का दौरा किया था, लेकिन आपदा के बाद उन्होंने अपने जिलों के दौरे कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिए थे और आज से दोबारा वो अपने जो जिलों के दौरे प्रस्तावित थे उनको कर रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। उत्तराखंड को दिए गए 18वें CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपा गया। यह अवार्ड उत्तराखंड को राज्य की श्रेणी में ई मंत्रिमंडल के लिए दिया गया। उत्तराखंड को यह पुरस्कार प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोपन विभाग और NIC के अधिकारियों को बधाई देते हुए ये कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए ई गवर्नेंस बहुत जरूरी है। ई कैबिनेट, ई ऑफिस, ई डिस्ट्रिक्ट, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आदि महत्वपूर्ण पहल है। कोशिश है कि लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्यालयों में सूचना तकनीकी के प्रयोग से प्रशासनिक कार्य कुशलता में सुधार होगा। शुक्रवार 12 फरवरी को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड को ई मंत्रिमंडल और उत्तराखंड ऑडिट मैनेजमेंट के लिए ये ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया था। उत्तराखंड की ओर से यह अवार्ड NIC और गोपन विभाग के अधिकारियों ने प्राप्त किया था। बुधवार को उक्त अधिकारियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यह अवार्ड सौंपा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव ओम प्रकाश सहित प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंद्रमोहन हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए, उनसे अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री को अवार्ड सौंपा गया है, लेकिन उसको लेकर काफी तारीफ करते भी मुख्यमंत्री नजर आए। कितनी मेहनत आगे करनी पड़ेगी और क्या कुछ तैयारियां हो ताकि इसी तरह से बेहतर गवर्नेंस बन सके, जरा पूरा अपडेट चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए 12 फरवरी को शुक्रवार का दिन था और लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने उत्तराखंड को ये जो अवार्ड है वो सौंपा था। और उत्तराखंड की ओर से जो एनआईसी के अधिकारी हैं, गोपन विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने ये अवार्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्राप्त किया था। जिसके बाद कल बुधवार को शाम को जो गोपन विभाग के अधिकारी हैं, एनआईसी के अधिकारी हैं, जिन्होंने यूपी का जो लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था उसमें अवार्ड प्राप्त किया था, उसको सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपा है। और इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोपन विभाग के अधिकारियों को, एनआईसी के अधिकारियों को बधाई दी और ये कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए जो ई गवर्नेंस है वो बहुत जरूरी है। ई कैबिनेट, ई ऑफिस और जो सीएम हेल्पलाइन है जो राज्य में चल रही है, जो ई को लेकर जो राज्य सरकार पहल कर रही है उसको महत्वपूर्ण सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया। और जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हुए लोगों को सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए, इस तरह की बातें भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल जब उनको ये अवार्ड सौंपा गया तो उनके द्वारा कहा गया। और इस दौरान जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी मौजूद रहे, मदन कौशिक वहाँ मौजूद थे, आरक सिंह रावत वहाँ मौजूद थे, सुबोध उनियाल भी वहाँ मौजूद थे, मुख्य सचिव ओम प्रकाश और शासन के जो अन्य अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में जब उनको अवार्ड मुख्यमंत्री को सौंपा गया तो वहाँ मौजूद रहे। और ये बहुत महत्वपूर्ण एक अवार्ड उत्तराखंड को गया है और काफी सरकार से लेकर जो शासन स्तर के बड़े अधिकारी हैं उनको ये जो अवार्ड उत्तराखंड को मिला है उससे काफी उनका जो मनोबल है वो बड़ा है। जी ठीक है चंद्रमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बुधवार शाम को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में कुल 24 प्रस्ताव आए और सभी प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। सत्र आहूत होने के चलते शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने प्रेस ब्रीफिंग नहीं की, केवल अनौपचारिक रूप से कुछ निर्णय की जानकारी दी। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि उत्तराखंड में पति की पैतृक संपत्ति में अब महिलाएं भी सह खातेदार होंगी। कैबिनेट ने हर की पौड़ी से चंडी देवी तक रोपवे प्रोजेक्ट पर भी मुहर लगा दी और इसके लिए 150 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने 56,900 करोड़ रुपए के बजट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। त्रिवेंद्र कैबिनेट ने बिजली बिल के भुगतान में लेट फीस माफ करने को भी मंजूरी दी और इससे 6 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी छूट मिलेगी। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। इसी बीच रुड़की से जानकारी आपको देते चले, रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का चक्का जाम, ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। कृषि कानून के विरोध में चक्का जाम का ऐलान किया गया। चक्का जाम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ। सुरक्षा के लिहाज से स्टेशन पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। ये बड़ा अपडेट आपको देते चले, जहां 18 फरवरी यानी कि आज रेल रोको अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं किसान। हालांकि 12 बजे का समय तय किया गया, जिसके बाद लगातार कृषि कानून के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत किसानों ने की है। तो उसी बीच रुड़की में भी कुछ ऐसी तस्वीरें जहां पर चक्का जाम की स्थिति हुई। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का चक्का जाम देखने को मिला। हालांकि उसी के साथ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गई। लगातार किसानों के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कृषि कानून के विरोध में चक्का जाम का ऐलान किसानों ने किया है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता से, राव सरवर फोन लाइन पर हमारे साथ है, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। राव, जानना चाहेंगे, लगातार किसान विरोध कर रहे हैं, आज चक्का जाम भी देखने को मिला है रेलवे स्टेशन पर, जरा पूरा अपडेट दें, किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पे जो है जो आंदोलन चल रहा है किसान को, उसको लेकर जो है आज रुड़की के जो किसान हैं उन्होंने पूरी तरीके से जो है रुड़की रेलवे स्टेशन पे चक्का जाम किया हुआ है। भारी संख्या में जो किसान हैं वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर किसानों की मांगे हैं कि कृषि जो कानून है
उसको जो है पूरी तरीके से वापस लिया जाए। और इस मौके पर जो है भारी पुलिस बल को जो है तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पे भारी पुलिस बल भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है तैनात पे। और जब किसान जो है रेलवे स्टेशन के अंदर जब एंट्री कर रहे थे तो तीखी नोक-झोंक भी जो है पुलिस प्रशासन के साथ हुई है। पुलिस ने उनको रोकने की पूरी कोशिश की, पर किसान जो है बिल्कुल भी नहीं माने, सीधा रेलवे ट्रैक पर आकर बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और पूरी तरीके से यहाँ पर जो किसान है उनका कहना है कि आखिरी सांस तक के जो है ये लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक कि कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा, किसान किसी तरीके से वापस हटने वाला नहीं है। जी ठीक है राव, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। देहरादून से जानकारी, यमकेश्वर विधायक रितु खंडूरी करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी जानकारी आपको देते चले। यमकेश्वर विधायक रितु खंडूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी। विधायक रितु खंडूरी बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बीजेपी मुख्यालय में दोपहर 3:30 पर यानी कि 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण जानकारी रितु खंडूरी देंगी। आपको बताते चलें, लगातार जहां पर तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, उसी बीच में सत्ता पक्ष भी लगातार बैठकें कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उसी की तरह तमाम जानकारियां भी दी जा रही है। तो आज 3:30 बजे भी खास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यमकेश्वर विधायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देश भर में बढ़ती महंगाई से जनता को हो रही दिक्कतों को लेकर कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। अपने पत्र में राजकुमार ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई के चलते आम जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की मार से अभी तक देश उभर नहीं पाया। जन समस्याओं को कम करने के लिए की बजाय केंद्र सरकार और बढ़ाने का काम कर रही है। जिस तरह से 2 माह में रसोई गैस की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है, उसी तरह पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के चलते महंगाई ने देश की कमर तोड़ दी है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के चलते ट्रांसपोर्ट मालिकों ने किराए बढ़ा दिए हैं और वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। राजकुमार ने राष्ट्रपति से इन समस्याओं का निवारण करने की मांग की है। अब खबर लक्सर से है, जहां पर कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस के नगराध्यक्ष देवेश राणा की अध्यक्षता में लक्सर में पार्टी के सभी मोर्चों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश सचिव और लक्सर विधानसभा प्रभारी प्रदीप चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रदीप चौधरी ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी उत्तराखंड में सत्तारूढ़ हुई है, तभी से प्रदेश में विकास का पहिया थम गया है। हर तरफ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बोलबाला है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो गांव-गांव, गली-गली जाकर सरकार की नाकामियों की पोल खोलने का काम करें। इसी मौके पर पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश को बचाने और तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए भाजपा को सत्ता से दूर करने और कांग्रेस को सत्ता में लाने की जरूरत है। इसके लिए सभी कांग्रेसियों को तमाम मतभेदों को दरकिनार कर एकजुट होना पड़ेगा। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी और महिला मोर्चा नेता विमला पांडे ने भी कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों के टिप्स दिए। आप उसका काम करेंगे। हमारे बड़े भाई राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। अनिल बलूनी ने विदेश मंत्री से मुलाकात कर लिपुलेख से निर्बांध कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ करने का अनुरोध किया, क्योंकि फिलहाल समिति संख्या में लगभग 1100 श्रद्धालु ही प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा को कर पाते हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी कैलाश मानसरोवर यात्रा को विराट स्वरूप देने के लिए पंतनगर और पिथौरागढ़ के नैनीसैनी हवाई अड्डों का विस्तार और पंतनगर से लिपुलेख तक ऑल वेदर रोड का निर्माण करवाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद बलूनी के मुताबिक कैलाश मानसरोवर यात्रा का विस्तार उनकी प्राथमिकताओं से एक है और वो इसके लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कहना है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के विस्तार से राज्य के पर्यटन और आर्थिकी का कायाकल्प किया जा सकता है।
तो वहीं अपने विधानसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आगामी 22 फरवरी से एक बार फिर विधानसभाओं का दौरा शुरू करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष के सभी 70 विधानसभाओं में दौरे प्रस्तावित हैं। अब तक बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश की 13 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने 3 महीने के अंदर सभी 70 विधानसभाओं में दौरा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण को लेकर चंदा एकत्रित करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष ने अपने दौरे कुछ दिन के लिए स्थगित किए थे। उसके बाद चमोली आपदा के मद्देनजर दौरे कुछ दिन के लिए और स्थगित कर दिए गए। बीजेपी अध्यक्ष अब 22 फरवरी से अपने दौरे फिर से शुरू करने जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक 22 फरवरी से वो लगातार 6 विधानसभाओं में दौरे करेंगे। अपने दौरे के दौरान बीजेपी अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और क्षेत्र में संगठन की मजबूती के लिए जरूरी दिशा निर्देश देंगे। विधानसभाओं के दौरे तो वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, क्योंकि बीच में थोड़ा राम मंदिर के कारण से 15 जनवरी से 5 फरवरी तक रोक दिया गया। उसके बाद 9 तारीख से लगाए थे तो आपदा आ गई, फिर 21 को लगाया तो राष्ट्रीय बैठक आ गई। अब 22 से लगाए, 22 से 6 विधानसभाएं लगाई हैं। इसमें जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, उनका उत्साहवर्धन करना, उनको अलग अलग बात करना, जो भी उनकी मन की बात है उसको सुनना है। जनपद पौड़ी की मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में डिस्पेंसरी का शुभारंभ कर दिया गया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा ने यह बताया है कि डिस्पेंसरी खुलने का मकसद आमजन को यहां पर सुविधा उपलब्ध करवाया जाना है। यहां पर कार्यरत सभी डॉक्टर और स्वयं इस डिस्पेंसरी में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि जिला अस्पताल पौड़ी अब ट्रिपल मी मोड पर संचालित हो रही है और उनके कार्यालय में कई डॉक्टर्स कार्यरत हैं जो अपनी सेवाएं यहां पर दे सकेंगे। इसके साथ ही यहां पर ओपीडी पर्ची सहित दवाई भी निःशुल्क वितरित की जाएगी, जिससे आमजन को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने ये बताया है कि डिस्पेंसरी खुलने का समय 11 बजे से लेकर 1 बजे तक रखा गया है, जिसमें सभी आकर फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर डॉक्टरों के जरिए जो भी टेस्ट करवाने के लिए कहा जाएगा उन्हें जिला अस्पताल पौड़ी में निःशुल्क करवाया जाएगा। तो वहीं हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला में 18 फरवरी से टोल टैक्स लगाए जाने को लेकर उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के साथ देहरादून के स्थानीय व्यावसायिक वाहन स्वामियों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लच्छीवाला में फ्लाईओवर बनाया गया है, इस पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। फ्लाईओवर से गुजरने वाली वाहनों की टोल टैक्स से उनको टैक्स चुकाना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स की दरें निर्धारित कर दी हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक 18 फरवरी से फ्लाईओवर गुजरने वाले वाहनों की टोल टैक्स देना होगा, जिसको लेकर प्राधिकरण ने अलग अलग श्रेणी के वाहनों का टोल टैक्स निर्धारित कर दिया है। इसमें सिंगल यात्रा, आना जाना और मासिक शुल्क तय किया गया है। उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार ने यह बताया है कि एक और सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग को बेहतर करने का काम कर रही है, तो वहीं उसका बोझ व्यावसायिक वाहनों पर डालने की तैयारी चल रही है, जिसका सभी व्यावसायिक वाहन चालक विरोध कर रहे हैं। बीजेपी किसान मोर्चा किसानों के बीच जाकर नए कृषि कानूनों के फायदे बता रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान और अन्य पदाधिकारियों ने एक परिचय बैठक आयोजित की। बैठक में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान ने मोर्चे के पदाधिकारियों को नए कृषि कानून को लेकर संबोधित किया। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौहान ने यह कहा है कि वो लगातार किसानों के बीच जाकर नए कानून के बारे में बता रहे हैं। अपने आसपास के क्षेत्र में सभी पदाधिकारी भी किसानों को नए कानून के बारे में बता रहे हैं, ताकि नए कानूनों को लेकर जो भ्रम पैदा हुआ है उसको दूर किया जा सके। तो वहीं रुड़की सिविल लाइन पुलिस ने एसडीएम चौराहे से बदमाशों के जरिए एटीएम उखाड़ने के प्रयास और पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आधा दर्जन आरोपी बीती 16 जनवरी की रात को एसबीआई एटीएम को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे और गश्त के दौरान पुलिस टीम को देखकर आरोपियों ने पुलिस पर फायर झोंक दिए हैं, जिसमें एक आरोपी पकड़ा भी गया था और बाकी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तीनों आरोपी हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले हैं। साथ ही घटना में
प्रयुक्त कार भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। आरोपी उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में एटीएम मशीनें तोड़ने की घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। पुलिस फिलहाल आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। ऋषिकेश हरिद्वार रोड कोयला घाटी स्थित मोबाइल शॉप में लाखों की चोरी के मामले में चल रहे स्टार कटवा गैंग के 2 चोरों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद आईडीपीपीएल के क्षेत्र में धर दबोचा है। साथ ही सारा चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया। सीईओ ऋषिकेश ने प्रेस वार्ता के दौरान ये बताया है कि ये गिरोह अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है और पुलिस को कई दिनों से इस गिरोह की तलाश थी। साथ ही पुलिस कई जिलों में दबिश दे रही थी। देहरादून एसएसपी महोदय ने अपनी पुलिस टीम ऋषिकेश को इनाम में 1500 रुपए इनाम दिया है। वो हमारे मुल्जिम रह गए थे पिछली चोरी के, जिन पे इनाम घोषित किया था। खबर लक्सर से है। लक्सर और आसपास के इलाकों में इन दिनों पतंगबाजी खासतौर पर चाइनीज मांझा लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। लक्सर में ओवरब्रिज पर 3 दिन में 2 दर्जन से अधिक लोग चाइनीज मांझा की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों के लगातार घायल होने से पुलिस के जरिए पतंग मांझा बेचने वालों के खिलाफ अभियान भी चलाया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आज भी कई लोग चाइनीज मांझे से घायल हुए हैं। हिंदी खबर की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां का जायजा लिया और कई लोगों से बातचीत भी की है। पतंग उड़ाने का शौक लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। खास तौर पर हाईवे पर जो लोग चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं चाइनीज मांझे की चपेट में आकर घायल हो रहे हैं। हम मौजूद हैं लक्सर के हाईवे पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये 2 युवक यहाँ खड़े हुए हैं। ये अभी चाइनीज मांझे की चपेट में आए थे और ये घायल भी हो गए और भी कई लोग घायल। इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? रजनीश कुमार। रजनीश भाई, क्या हुआ है अभी? हम बाइक से जा रहे थे और अभी देखिए कितना सारा मांझा है और इस मांझे में लिपट कर चोट गई है और एक का तो गला भी यहाँ से कट चुका है। गला कट चुका है। आपका नाम क्या है जी? अमन जी, आप अभी हाथ में मांझा ले रहे हैं, क्या हुआ था? पुल से जा रहे थे तो अचानक से मांझा आया, हाथ चाइनीज मांझा जो आया हाथ पे, और हमने फिर हाथ ऐसा किया हुआ था देखिए हाथ से कट मतलब हो गया ये और बड़ी मुश्किल जान बची हम लोगों की। बड़ी मुश्किल से जान बची। आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो भुक्तभोगी हैं और इसके अलावा अभी जो प्राइवेट अस्पताल है 6 लोग उसमें भर्ती हैं और 3 लोग यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा चुके हैं। यानी कई लोगों की गर्दन पर गहरे निशान मांझे गए हैं और कई लोगों की उंगलियां कट गई हैं। लिहाजा साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चाइनीज मांझा लोगों के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो रहा है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि चाइनीज मांझे पर कुछ रोक लगाई जाए ताकि पतंग उड़ाने वालों पर कम से कम ये शिकंजा तो रहे कि वो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए और फिर बाद में पछताना पड़े। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को पढ़ने के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhbar.com पर विजिट करें। नमस्कार।